नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ज्ञानम क्लासेस में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि समास को पढ़ा, समास के हमने भेद देखे, कितने भेद होते हैं, समास की परिभाषा देखी और उस भेदों में हमने एक पहला भेद अव्ययी भाव समास को देख चुके थे हम लोग। अब जो है उसके आगे देखेंगे कि पूरे उसके भेद 6 जो भेद हमने बताए थे, उस 6 भेदों में कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 6 न होकर यह समास के 4 ही भेद होते हैं, जिसमें हमने कल बताया भी था या पिछली वीडियो में बताया भी था कि दरअसल कर्मधारय जो है और द्विगु समास यह तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय और कर्मधारय का एक भेद द्विगु माना जाता है। लेकिन हम देखेंगे 6 को और किस प्रकार से हम यह देखेंगे कि तत्पुरुष का एक भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का एक भेद द्विगु है। तो हम आज चलते हैं तत्पुरुष समास को देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि इसका जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। सामान्यतः इसमें विशेषण और विशेष्य, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण ही इसकी प्रधानता होती है। विशेष्य का मतलब आप समझते ही होंगे कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष्य है और वही मुख्य इसमें भूमिका निभाता है। चूंकि सारी विशेषता विशेष्य की होती है इसलिए वह प्रमुख भूमिका में होता है। इसी कारण जो है इसमें उत्तर पद आपको प्रधान दिखता है। अब हम देखेंगे तत्पुरुष समास के भेदों को, और सबसे बड़ा प्रकरण आपको तत्पुरुष समास ही दिखेगा। इस पूरे समास में सबसे बड़ा प्रकरण तत्पुरुष समास का होता है। वैसे तो इस समास के 6 भेद और भी कुछ उपभेद हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से देखेंगे। जैसे हम यह देखेंगे कि कर्मधारय इसको क्यों कहते हैं, इसका कर्म तत्पुरुष समास का भेद कर्मधारय कैसे है। तो दरअसल एक होता है इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष। देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष क्या है। इसमें देखिए समानाधिकरण में 2 शब्द हैं, समान और अधिकरण। समान का मतलब बराबर, अधिकरण का मतलब विभक्ति। तो जिनके दोनों पद समान विभक्ति में हों वह क्या होंगे? समानाधिकरण तत्पुरुष। और इसी समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहा जाता है। तो अब दरअसल यह संस्कृत में आपको दिखेगा, जैसे कृष्णः सर्पः, ये 2 पद हैं और ये मिलकर बने कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्पः। दरअसल यह भी प्रथमा में है, प्रथमा विभक्ति में, और यह भी प्रथमा में है। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके दोनों पद एक विभक्ति में हो वह समानाधिकरण या कर्मधारय कहे जाते हैं। अब देखिए इसका, अच्छा, ये कर्मधारय का ही एक भेद जो है द्विगु हो जाएगा। कैसे? जब कर्मधारय का
प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची हो जाए तब वह द्विगु कहलाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कुछ विद्वान जो चार मानते हैं वो इसी कारण से चार भेद मानते हैं कि तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद द्विगु है। इस वजह से वह मानते हैं कि अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास चार ही हैं। दरअसल कर्मधारय और द्विगु तत्पुरुष के ही भेद हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसमें दोनों प्रथमा में थे, यानी कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वह इसमें छिपी रहती है। तो कर्मधारक को हम जब बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कि वास्तव में हम तत्पुरुष समास किसको कहते हैं। दरअसल जब समानाधिकरण तत्पुरुष हो गया, यहीं पे व्यधिकरण तत्पुरुष भी होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष का मतलब जैसे समानाधिकरण था उस तरह से व्यधिकरण, यानी जिस विभिन्न प्रकार की विभक्तियां का जब विभिन्न प्रकार की विभक्तियों का विशेष के साथ जब समायोजन हम देखेंगे इसके विग्रह में कि विभिन्न प्रकार की विभक्ति, जैसे यहां पे समान विभक्ति थी उसी प्रकार व्यधिकरण में कई प्रकार की आप विभक्तियों को आप देखेंगे। जैसे रस भरा, रस से भरा, जैसे अन्नदान, अन्न का दान, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। इस प्रकार आप देखेंगे कि बहुत सी विभक्तियां जो है अलग अलग तरह की विभक्तियां आएंगी। इस वजह से यह व्यधिकरण तत्पुरुष को ही दरअसल तत्पुरुष कहा जाता है। केवल व्यधिकरण तत्पुरुष को ही तत्पुरुष के नाम से हम जानते हैं। तत्पुरुष समास के नाम से इसी को जानेंगे और इसके हम 6 भेद देखेंगे। 6 भेद किस आधार पर देखेंगे कि जो इनकी विभक्तियां हैं, विभिन्न कारक हैं। जैसे कर्ता का तो आपने देख लिया कि कर्ता कारक चला गया कर्मधारय में, दोनों विभक्तियां, वो दोनों पद उसके जो है कर्ता कारक के थे। अब बचा क्या कारकों में? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक और आपका संबंध कारक और अधिकरण कारक। ये 6 कारकों के हिसाब से 6 प्रकार के इनके हम भेद देखेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इसके उन 6 निम्न भेदों को हम देखेंगे। ठीक, अब देखिए पहले पद में लगी हुई विभक्तियों के नाम के आधार पर ही हम इस तत्पुरुष का नामकरण करते हैं। ठीक है, कर्ता और संबोधन को छोड़कर जो कारक होते हैं वह सभी तत्पुरुष कारक के में आएंगे, तत्पुरुष समास में आएंगे। और पूर्व पद में जो विभक्ति लगी हुई है उसी विभक्तियों के आधार पर ही इसका नामकरण होता है। जैसे देखिए, जैसे कर्म तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, कारक का तो आपको पता ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि कर्म तत्पुरुष, पूर्व पद में आपको कर्म तत्पुरुष के लक्षण दिखेंगे, यानी इसमें विभक्ति जुड़ी हुई होगी। जैसे स्वर्ग प्राप्त, ठीक। अब इसका जब आप विग्रह करेंगे तो देखेंगे ये क्या है, स्वर्ग को प्राप्त, यही तो छिपा हुआ है, स्वर्ग को प्राप्त।
ठीक। और ये को किसका प्रतीक है? कर्म तत्पुरुष का। कष्टापन्न, जैसे कष्ट को आपन्न, ठीक। जैसे गृहागत, गृह को आगत, गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, ठीक। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। देखिए ये आपको ये क्या दिख रहा है? कर्म कारक की विभक्ति ही तो है ये। कर्म कारक की विभक्ति को, कर्ता ने कर्म को और यही इसमें विग्रह करने पर यही जो है गायब होके, लुप्त होके, समास की परिभाषा में आपने देखा होगा कि विभक्तियों का लोप होता है। इन्हीं विभक्तियों का लोप होके यह जो है इसका संक्षेपीकरण हुआ और इस संक्षेपीकरण से यह समस्त पद या सामासिक पद बना। ठीक है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार से करण तत्पुरुष। मैंने बताया ना कि पूर्व पद में जो विभक्ति छिपी रहती है उसी के आधार पे इस तत्पुरुष का या व्यधिकरण तत्पुरुष को ही सिर्फ तत्पुरुष के नाम से जानते हैं, तो उसी का हम नामकरण पूर्व पद में छिपी विभक्तियों के आधार पर ही करते हैं। जैसे करण तत्पुरुष में आप देखिए दूसरा इसका भेद, तत्पुरुष का करण तत्पुरुष। अब देखिए करण विभक्ति का, करण कारक का जो पहचाना जाता है तो किससे? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा। आप देखेंगे वो दिखेगा, जैसे प्रेम सिक्त, प्रेम सिक्त यानी प्रेम से सिक्त, सिंचा हुआ। ठीक। उसी प्रकार रस भरी, मतलब रस से भरी हुई। अब जैसे रोग पीड़ित या रोगग्रस्त लिख लीजिए, रोगग्रस्त। इसका विग्रह करेंगे तो रोग से ग्रस्त। जैसे श्रमजीवी, श्रम जीवी, श्रम से जीवी। या मदांध, मदांध। ये जो मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर पूछा गया है किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में। मद से
अंध, मदांध। इसी प्रकार आप बहुत चीज देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कामचोर, यह भी है कामचोर, काम से जी चुराने वाला, जी चुराने वाला। ठीक, अब इसके बाद हम देखेंगे, अब यहां देखिए, यहां भी वही बात है कि करण कारक का की जो विभक्ति है उसका आप यहां से यहां तक देखिए लोप हुआ। प्रेम से सिक्त, प्रेम सिक्त। रस से भरी हुई, रस भरी। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त। श्रम से जीवी, श्रमजीवी। मद से अंध, मदांध। काम से जी चुराने वाला, कामचोर। इन्हीं विभक्तियों का लोप होने पर क्या बना? समस्त पद या सामासिक पद बना। इस वजह से यह जो है करण तत्पुरुष कहा जाता है। अब अगला देखिए, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, पहचान क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब देखिए, के लिए आप विभक्ति, इसमें आप देखेंगे कि वही जब इसका विग्रह करेंगे तो वही छिप छिप कर वह पूरा शब्द, नए शब्द का गठन होगा। जैसे रसोई घर, रसोई घर। अब इसका जरा विग्रह करें तो क्या होगा? रसोई के लिए घर। ठीक, उसी प्रकार से गौशाला, गौशाला यानी गाय के लिए घर। स्नान घर, स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक, देशभक्त या देशभक्ति, देशभक्ति। ये देशभक्ति ये कई बार पूछा है। रसोई घर और देशभक्ति तो कई बार पूछा है। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। इसी प्रकार आप और भी अन्य उदाहरण देख सकते हैं, जैसे देवालय भी होगा, हिमालय भी होगा, हिम के लिए आलय। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, देवालय, देव के लिए आलय मानी देव का घर। अब देखिए, अब यह बात विग्रह पे ही निर्भर करती है। विग्रह महत्वपूर्ण है। आप विग्रह किसी चीज का कैसे करते हैं वो आगे भी दिखाएंगे कि विग्रह के आधार पे एक ही तरह का अगर विग्रह आप बदल दें तो समास या समस्त पद बदल जाता है, सामासिक समास बदल जाता है, वो हम आगे देखेंगे। इसी प्रकार आपका जो है अब संप्रदान के बाद आपादान। आपादान तत्पुरुष।
समास। अपादान की क्या पहचान है? अपादान कारक की क्या पहचान? अपादान की पहचान भी से है, उसकी भी विभक्ति से है, लेकिन अंतर क्या होता है अपादान में? अपादान का जो से है ना, वह जब कोई चीज कहीं से छूटती है या उससे दूर जाती है तब इसमें से का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहां जो से है, ये पेड़ से पत्ते गिरना मतलब पेड़ को पत्ते छोड़ रहे हैं, छोड़ने के अर्थ में यह जो है आपादान कारक कहलाता है। पेड़ से पत्तों का गिरना यानी पेड़ से अलगाव की स्थिति, यह अलगाव दिखलाता है। यहां का से जो है अलगाव दिखलाता है। आपको करण का भी से देखा होगा आपने, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वहां का जो से है वो द्वारा होता है, के द्वारा किया गया, से किया गया, और यहां पे अलगाव दिखता है। तो जैसे बलहीन, बलहीन, अब देखिए इसका विग्रह करके देखिए जरा, बल से हीन, यानी बल से हीन होने का क्या मतलब कि आप बल से अलग हो रहे हैं, अलगाव की स्थिति हो रही है आपकी, इस वजह से यहां पे क्या होगा अपादान तत्पुरुष समास। ठीक, जैसे धनहीन, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, जिस पथ पे चलना था उस पथ से दूर आप हुए, उससे भ्रष्ट हुए, उससे अलग हुए। ठीक है, उसी प्रकार नेत्रहीन, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी आप क्या हैं, नेत्र से आपका अलगाव हुआ ना, तो ये जो से है यह जो गायब हो रहा है यहां पे, यह जो है क्या होगा, यहां पे अपादान तत्पुरुष की स्थिति बनेगी। ठीक, इसके बाद संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक की पहचान क्या है? काके की, नाने नी, रारे री। तो जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, ये देखिए ये का जो है राजा और पुत्र के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, यानी दो संज्ञाओं के बीच जो संबंध स्थापित करता है वो संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे दशरथ पुत्र कह लें वो भी बात होगी, दशरथ पुत्र क्या होगा, दशरथ का पुत्र। ठीक, इसी प्रकार से श्रमदान, ठीक है, गंगा जल लीजिए, गंगा जल, गंगा का जल। ठीक, सभापति, सभापति, सभापति,
का पति। अब यहां पे कंफ्यूजन, पति, पति का अर्थ है वो मत समझिए, पति का अर्थ यहां पे स्वामी है, मालिक है, ठीक है। सभा का जो मालिक है या सभा का जो अध्यक्षता कर रहा है वह सभापति कहलाएगा। इसी प्रकार से आप देश सेवा वगैरह, देश सेवा, देश की सेवा, ठीक। इसमें देखिए, इसका आप लोप कर दीजिए, इन विभक्तियों का, आपको ये समस्त पद मिल जाएगा। अब अंतिम जो है आपका है अधिकरण तत्पुरुष। जैसे अधिकरण, अब देखिए इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति आपको दिखेगी। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी क्या हुआ, पुरुषों में उत्तम, ठीक। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। जैसे शरणागत, शरणागत, शरण में आगत, आया हुआ, ठीक। जैसे गृह प्रवेश, क्या होगा, गृह में प्रवेश। ये देखिए, ये किसकी पहचान है, अधिकरण तत्पुरुष की। यही विभक्ति गायब होने के बाद आपको यह समस्त पद मिलेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि तत्पुरुष या व्यधिकरण तत्पुरुष का हमने 6 भेद देखे। व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद देखे, 6 भेद देखे। अब हम कुछ इसके उपभेद भी होते हैं, अब उसको हम देखेंगे, ठीक है। जैसे उपपद, उपपद तत्पुरुष। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तर पद जो है उसमें प्रत्यय जैसा कुछ लगा होता है, प्रत्यय जैसी जो जैसे शब्द जुड़े होते हैं उसके बाद बनते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यय होते नहीं हैं। लेकिन आपको प्रत्यांत दिखेगा उसमें कि उसमें जैसे कुछ शब्द में अंत में प्रत्यय जैसे एक शब्द लग के वो शब्द बनेगा। जैसे आप उदाहरण से हम समझाएं कि जैसे सर्वज्ञ है, देखिए सर्वज्ञ क्या है, इसमें सर्व, दरअसल यह ज्ञ जुड़ने से बना ज्ञ, लेकिन यह ज्ञ कोई वास्तव में प्रत्यय नहीं है, लेकिन सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। इस वजह से यहां उपपद तत्पुरुष यह कहलाता है। जैसे आप देखेंगे जलज, जलज, देखिए अब जल में ज जुड़ा, ज माने होता है जन्मने वाला,
लेकिन आप वास्तव में देखेंगे तो ये ज कोई प्रत्यय नहीं है, हिंदी का ज कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन ज जल में ज जुड़ने के कारण जो है जल से उत्पन्न, ऐसा अर्थ होता है इसका। उसी प्रकार आप देखेंगे जलद भी है, देखिए इसका जलद भी एक उदाहरण है। इसी प्रकार इसका आप उदाहरण जो है मर्मज्ञ, नभचर, मर्म में ज्ञ जोड़िए, क्या हो जाएगा? मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला, इस प्रकार का हिस्सा। नभचर यानी चर, देखिए नभ में, नभ माने आकाश और चर माने चरने वाला। नभ में अच्छा, चर दरअसल कोई प्रत्यय नहीं, लेकिन यह प्रत्यय की तरह उपयोग में लाया जा रहा है, प्रत्यय की तरह ही जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तव में प्रत्यय नहीं है। ये नभ में चलने वाला, रात्रिचर, रात्रि को चरने वाले या रात्रि को चलने वाले। इस प्रकार से आप देखेंगे यह क्या है? उपपद तत्पुरुष। अब देखिए नई तत्पुरुष, एक तत्पुरुष और है, ये उपभेद हैं। 6 भेद तत्पुरुष के, जो मुख्यतः 6 भेद जो कारकों के हिसाब से रखे गए। पूर्व पद में जो कारक की विभक्तियां जुड़ी थी, उन विभक्तियों के हटने पर या उनके नामकरण से ही कारकों की विभक्तियों के आधार पे उनका नामकरण हुआ था। 6 हमने वो देखा था। अब कुछ उप भेद भी इसके हम तत्पुरुष के देखते हैं। पहला हमने देख लिया उपपद, दूसरा है नई तत्पुरुष। नई, ये नई क्या है? इसमें क्या होता है ना कि पूर्व पद निषेधात्मक कोई वर्ण होगा आपको, इस तरीके का। अब वास्तव में वह कोई उपसर्ग नहीं है, लेकिन निषेध वाले वर्ण जुड़ेंगे जो नकारात्मक अर्थ दें, शब्द को नकारात्मक अर्थ प्रदान करने लगे, वह जो है नई तत्पुरुष में होता है। पूर्व पद इसका क्या होता है? निषेधात्मक होता है। इसका पूर्व पद जो है निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक। जैसे हम देखेंगे असत्य, असत्य, सत्य में ये देखिए सत्य उत्तर पद है, इसका पूर्व पद अ है। अ जो है, अ किसी शब्द में जोड़ने पर निषेध अर्थ देता है, यानी नकारात्मक अर्थ देने लगता है। सत्य में अ जुड़ा तो ये असत्य हो गया। ठीक उसी प्रकार से असंभव, असंभव यानी संभव जो संभव न हो, संभव का उल्टा अर्थ देने लगे, असंभव। अचल जो चलायमान न हो, चल में अ लगने से नकारात्मक अर्थ देने लगा। अनदेखा, ये अन देखिए, अन जुड़ गया किसमें? देखा में, अनदेखा। इस प्रकार के तत्पुरुष नई तत्पुरुष कहे जाते हैं। अब देखिए मध्य पद लोपी तत्पुरुष। मैं जल्दी जल्दी उसको करना चाह रहा हूं ताकि हमारी वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, क्योंकि बड़ी लंबी वीडियो होने पे थोड़ी सी असहजता महसूस होने लगती है। क्योंकि मैं सोचा कि एक वीडियो में ही दरअसल तत्पुरुष खत्म करने में 2 वीडियो का समय चाहिए था, लेकिन एक वीडियो में खत्म करने का हम प्रयास कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लंबा हो सकता है यह वीडियो। ठीक है, जैसे मध्य पद लोपी या लुप्त पद भी कहते हैं इसको। मध्य पद लोपी या लुप्त पद भी बोलते हैं। जब किसी समास का कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर कुछ अन्य शब्द भी उसके साथ
जुड़े और लुप्त हों और उसके बाद कोई समस्त पद बने, तब वह क्या कहलाता है? मध्य पद लोपी या लुप्त पद। जैसे आप देखेंगे दही बड़ा, दही बड़ा। अब देखिए यह जो, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? दही में डूबा हुआ बड़ा। अब देखिए सिर्फ दही में बड़ा रहता तब तो ठीक है भाई, अधिकरण तत्पुरुष में आ जाता, सिर्फ में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी इसमें आए, जैसे दही में डूबा हुआ, यह क्या है? अतिरिक्त वर्ण है, जो इसके साथ विग्रह करने पे आ रहे हैं और यह अतिरिक्त वर्ण क्या हो रहे हैं? लुप्त हो रहे हैं। इसलिए क्या हुआ? मध्य पद लोपी या लुप्त पद भी कहते हैं। जैसे पवन चक्की, पवन चक्की। अब देखिए इसका जब हम करेंगे तो क्या होगा? पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अब ये देखिए कुछ अतिरिक्त पद इसमें जो है ना लुप्त हो रहे हैं। जैसे ये देखिए इतना बड़ा पद आया और वह लुप्त हुआ, इसलिए यह लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसी प्रकार से रेलगाड़ी का भी एक अच्छा उदाहरण हम लेते हैं। रेलगाड़ी का आप जरा विग्रह करिए तो क्या होगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर गाड़ी नहीं कह सकते, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब देखिए ये जो पर चलने वाली, इतना अतिरिक्त पद जो है लुप्त हुआ, इसलिए इसे जो है मध्य पद लोपी या लुप्त पद तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए एक दो और है, जैसे अब अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। ये अलुक तत्पुरुष क्या है? देखिए लुक का अर्थ होता है छिपना। आपने कभी बचपन में देखा होगा, लुका छिपी खेला है? जब लुका छिपी करते थे तो यही लुक था, इसी लुक से लुका बना था। लुकना, छिपना, लुकना ही यह लुक है। लुक का मतलब छिपना, और इसके आगे एक वर्ण लगा भी, क्या? निषेधात्मक वर्ण लगा अ, तो यह हो गया अलुक, यानी जो दिखाई देने लगे। लुके ना, छिपे ना, जो दिखाई दे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष। अब इसका हम जब देखेंगे इसमें, जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। अब देखिए जरा इसका विग्रह करें तो विग्रह तो होगा कि युद्ध में स्थिर। तो क्या नहीं छिपा? महत्वपूर्ण यह है कि यह अलुक का उदाहरण युधिष्ठिर कैसे हुआ? क्या ऐसी चीज क्या थी जो नहीं छिपी? दरअसल यह संस्कृत में हम देखेंगे ना तो बड़ा कायदे से दिखाई देगा। दरअसल ये जो युधि है, हाँ, इसमें क्या अब बता रहे हैं, वो दिखता है। क्या दिखता है? इसमें छिपता नहीं। क्या? विभक्ति नहीं छिपती। जैसे आप देखेंगे कि सभी कारकों में विभक्तियां छुपती हैं, यानी सभी समस्त पद जब होते हैं तो समास का यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि समास में विभक्तियों का लोप होता है। यहां पे विभक्ति का लोप नहीं होता। इसीलिए जैसे दरअसल हिंदी में यह समझा पाना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहां पे विभक्ति छिपती है। यहां पर तो युद्ध में स्थिर तो गड़बड़ होगा। दरअसल ये युधि शब्द जो है ना, वह सब संस्कृत का सप्तमी है। ठीक, यह सप्तमी है
और युद्ध का सप्तमी युद्ध ही है, और यह युद्ध ही अंत तक दिखता है। यह युद्ध ही, इसमें जो विभक्तियों का ह्रास होता है वह हुआ नहीं, अलुक रह गया, यानी दिख रहा है। इसमें विभक्ति दिख रही है, इसमें जो है विभक्ति दिखने के कारण, अलुक रहने के कारण ही यह जो है क्या कहलाया, अलुक तत्पुरुष समास। ये आपको उदाहरण दरअसल संस्कृत में ही अच्छे से इसका उदाहरण मिलेगा। अब जो है एक और अंतिम में हम खत्म करते हैं इसी पे आपका प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष क्या होता है, जैसे कुपुरुष, कुपुरुष, इसका जब विग्रह करेंगे ना, कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष, यानी जो बुरा अर्थ देता हो, जैसे कुपुत्र, इस प्रकार के अर्थ देने वाले जब आ जाएं, जैसे कुत्सित पुत्र, कुत्सित पुत्र, कुपुत्र, इस प्रकार से जब उदाहरण आएंगे, कुराजा, यानी बुरा अर्थ प्रदान करने लगे, जब आगे पूर्व वर्ण में आपको कु जैसे शब्द दिखें, तब आप जो है इन्हें प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। कुराजा यानी बुरा राजा, ठीक। अब आप यहां पे तत्पुरुष समास हमारा लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे जो है हम कर्मधारय और अन्य भेद उसके देखेंगे। आज यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक। और आपसे आग्रह होगा कि आप इसमें जो कुछ कमी हो, आप जरूर हमें अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। हम उस कमियों को अगली वीडियो में दूर करने का प्रयास करेंगे। यहां पे कुछ न समझ में आया हो तब आप कमेंट करें, ताकि हम उसे जो है अगले वीडियो में उसको, इस पिछली क्लास के जो आपको न समझ में आया हो जो बात, उस अगली कक्षा में हम जो है इसको, अगली वीडियो में हम आपको उसको समझाने का भरपूर, और आपकी संतुष्टि, आपका जो है पूरा का पूरा आपको की जो संतुष्टि होगी, आपका जो समझ होगी, अगर वह विकसित नहीं होगी तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं रह जाएगा। आपकी समस्याओं का हमें समाधान करना है, और वो चाहे जितनी बार में हो उसे समाधान हम करेंगे। धन्यवाद।